मानव उद्विकास पर कुछ चर्चा करेंगे। 1959 में मेरी लीकी द्वारा ओल्डोवाई घाटी में ज़िज़ैनथ्रोपस की खोज के बाद से हमारे होमिनिड पूर्वजों के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। हालांकि शुरुआत अस्पष्ट है, मानव समाज लगभग 500,000 वर्ष पूर्व के बाद अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। लगभग 100,000 वर्ष पूर्व शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के प्रथम आगमन के साथ हम ऐसे व्यवहार के अस्तित्व को देखना शुरू करते हैं जिसे हम आधुनिक मानव के साथ जोड़ते हैं। प्लीस्टोसीन वातावरण। मानव की कहानी सेनोजोइक युग के 3 सबसे हाल के भूवैज्ञानिक युगों प्लीस्टोसीन और होलोसीन के दौरान घटती है। मानव स्वयं प्लीस्टोसीन के आरंभिक सहस्राब्दियों के दौरान मंच पर आए। इस कारण प्लीस्टोसीन मानव समाज के उद्भव के लिए विशेष महत्व रखता है। प्लीस्टोसीन के अंत तक महाद्वीप अपने वर्तमान स्थानों पर लगभग पहुंच चुके थे। हालांकि प्लीस्टोसीन की दुनिया पिछले 10,000 वर्षों की दुनिया से बहुत अलग दिखती थी, क्योंकि यह फैलती और सिकुड़ती बर्फ की चोटियों, जलवायु में उतार चढ़ाव, समुद्र तल में उल्लेखनीय परिवर्तनों और महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तनों की दुनिया थी। 1970 के दशक के आरंभ तक अधिकांश भूवैज्ञानिकों का मानना था कि 4 शायद 5 प्रमुख हिमनदियां थीं जो अंतर हिमनद काल द्वारा अलग हुई थी। इनके नाम हैं गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म हिमनदियां। ऐसा माना जाता था कि यह हिमनद पिछले लगभग 10 लाख वर्षों में काफी अंतराल पर पूरे हुए थे, परंतु पिछले 30 वर्षों में महासागरीय घाटियों और ध्रुवीय हिमखंडों पर किए गए शोध ने प्लीस्टोसीन जलवायु की एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर प्रस्तुत की है। जो तस्वीर उभरी है वह यह है कि गर्म और ठंडे मौसम के बीच अलग-अलग तीव्रता और अधिक से कई उतार चढ़ावों में से एक है, जिससे अब उत्तरी गोलार्ध में लगभग 30 हिमनदों के आगे बढ़ने की पहचान करना संभव हो गया है। जैसे जैसे हिम चादरें आगे बढ़ती और पीछे हटती गईं, उन्होंने अपने सामने टुंड्रा और परमाफ्रॉस्ट का एक क्षेत्र और फिर बड़े शाकाहारी जानवरों के झुंडों से आबाद स्टेप्पी वनस्पति का एक क्षेत्र स्थापित किया। भूमध्य रेखा के करीब जलवायु परिवर्तन मुख्यतः वर्षा और शुष्कता में भिन्नता के रूप में व्यक्त होते हैं। यह परिवर्तन हिमनदों के आगे बढ़ने से बिल्कुल मेल नहीं खाते, इसलिए इन्हें किसी वैश्विक सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के पुरापाषाण कालीन इतिहास में
कई स्थानीय पर्यावरणीय कारकों का योगदान रहा होगा। जातिवृत्त। जीव विज्ञान में जातिवृत्त जीवों के एक समूह के बीच विकासवादी इतिहास और संबंधों को संदर्भित करता है। इसे अक्सर जातिवृत्त वृक्ष के रूप में देखा जाता है। यह इस बात का पता लगाता है कि प्रजातियां और अन्य वर्ग एक ही वंश के माध्यम से कैसे जुड़े हैं तथा भूवैज्ञानिक युगों में प्रजातियों के वंशक्रम का पता लगाने के लिए भौतिक और आनुवंशिक यानी डीएनए तथा प्रोटीन इस प्रकार के डेटा का उपयोग करके इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड्स अर्थात मानव और उनके समजातीय तथा अफ्रीकी वानरों का एक ही पूर्वज था, लेकिन होमिनिड वंश के सदस्यों के लिए 8 मिलियन से 4 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म अभिलेख अभी भी कम ज्ञात हैं। फिर लगभग 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के सदस्य जीवाश्म अभिलेखों में दिखाई दिए। तब से मानव विकास की कहानी दो वंशों की कहानी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसकी कई प्रजातियां अब प्रकाश में आई हैं और जो 4 से 10 लाख साल पहले अस्तित्व में थीं, तथा होमो जेनेरा की प्रजातियां जो लगभग 25 लाख साल पहले अस्तित्व में आई, परंतु इनकी कम प्रजातियां ज्ञात हैं। 1920 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दो प्रजातियां पहचानी गई थीं, जिनमें से एक जीवित रही और विकसित होकर होमो इरेक्टस बनी। फिर होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस बनी और फिर अंततः होमो सेपियंस सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव तक पहुंची। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दो प्रजातियां ज्ञात थीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो एक ग्रेसाइल या पतला रूप था, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस जो एक बहुत बड़ा और भारी रूप था। 1959 में ज़िंजैंथ्रोपस बोइसी की खोज ने पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उपस्थिति को स्थापित किया। इसे अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसी कहा जाता है। बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जीनस के बीच एक
संक्रमणकालीन नमूने की खोज हुई जिसे होमो हैबिलिस के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद अनुसंधान में तेजी आई और जीवाश्म प्राप्त होने लगे जो 1960 के दशक से लेकर आज भी जारी हैं। और उद्विकास की इस सरल तस्वीर को इन खोजों ने काफी हद तक बदल दिया है। खास करके इसमें ये पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे तिथियां निर्धारित करना संभव हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रजातियों की संख्या मूल 2 से काफी अधिक हो गई है और होमो इरेक्टस से मिलते जुलते कुछ ऐसे अवशेष सामने आए हैं जिससे होमोजीनस की तस्वीर भी जटिल हो गई है। होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच विकास की प्रक्रिया पर पहले से ही बहस थी और इस पर यह सवाल भी था कि इसमें निएंडरथल की भूमिका क्या रही। इथियोपिया के मध्य अवाश क्षेत्र में आदिम होमिनिड जीवाश्मों की खोज हुई है जिन्हें अब आर्डिपिथेकस रैमिडस प्रजाति से जोड़ा जाता है और लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व के होमिनिड और वानर वंशों के विचलन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के उद्भव के बीच के अंतर को भरना शुरू हम कर सकते हैं। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति यह रही है कि विकास को एक सीढ़ीनुमा क्रम के रूप में देखा जाए जिसमें एक प्रजाति के बाद दूसरी प्रजाति विकसित होती गई। परंतु कई विशेषज्ञों का यह मत है जैसे रॉबर्ट फोले, स्टीफन गोल्ड कि विकास का उचित रूपक सीढ़ी नहीं है बल्कि बुश है या झाड़ी है। 4 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व यह बुश काफी पतली प्रतीत होती है क्योंकि हमें इस काल के संदर्भ में कम प्रजातियों का ज्ञान है। लेकिन 3 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड प्रजातियों के प्रसार के साथ यह झाड़ी घनी हो गई। विभिन्न प्रजातियां विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और यही विविधता वह कच्चा माल प्रदान करती है जिस पर विकास कार्य करता है।
फोले के अनुसार लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व दो प्रमुख विशेषज्ञताएं विकसित हुई। पहली विशेषज्ञता में विशाल दंत तंत्र का विकास शामिल था, जिसमें बड़े गालों के दांत और शक्तिशाली चबाने वाले मांसपेशियां शामिल थीं, जो मजबूत ऑस्ट्रेलोपिथेसीन की विशेषता है। दूसरी थी मस्तिष्क के आकार में क्रमिक वृद्धि, जिसने होमोजीनस को उद्भव दिया। 2.5 से 10 लाख वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान अफ्रीका में दोनों प्रकार के होमिनिड के प्रतिनिधि फले फूले। प्रत्येक श्रेणी में कई प्रजातियां जीवित थीं। इस काल में इतनी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि को पर्यावरण व जलवायु से जोड़ा गया है। जब जलवायु शीतलन के कारण शुष्कता और खुले वातावरण का निर्माण हुआ, तो इसमें हम होमिनिड व वानरों की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि देख सकते हैं। पुरानी दुनिया में कई स्थलों पर प्रारंभिक मनुष्यों के अवशेष मिले हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से प्राप्त आंकड़े मानव विकास और प्रारंभिक समाज की हमारी समझ पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। यह स्थल पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। विशेष रूप से उत्तर पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी पिछले 50 वर्षों में अपने द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों के कारण महत्वपूर्ण रही है। स्थलों के इस संकेंद्रण का अर्थ यह नहीं है कि प्रारंभिक मानव केवल इन्हीं क्षेत्रों में रहते थे, बल्कि रिफ्ट घाटी में भूवैज्ञानिक गतिविधि और दक्षिणी अफ्रीका के चूना पत्थर के ब्रैक्सिया में गुफाओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक मानव अवशेषों का संरक्षण और बाद में उनका प्रकटीकरण हुआ है, और इससे पूरा मानव वैज्ञानिकों को आकर्षित किया गया। अफ्रीकी घास के मैदानों में प्रारंभिक मानवों का क्षेत्र संभवतः इन सीमित स्थानों से कहीं अधिक बड़ा था। कुछ स्थल हैं महत्वपूर्ण स्थल। उत्तरी तंजानिया में ओल्डोवाई गॉर्ज, यहाँ से बोइसेई, हैबिलिस, इरेक्टस, हजारों जानवरों की हड्डियों के नमूने तथा हजारों पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। उत्तरी केन्या में तुर्काना झील के पूर्वी किनारे कुबूफोरा नामक क्षेत्र में होमिनिड जीवाश्म, पत्थर के उपकरण, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। दक्षिणी इथियोपिया ओमो नदी की घाटी और इथियोपिया में हादार क्षेत्र, जहां से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस प्राप्त हुआ। फिर पश्चिमी गोना क्षेत्र और मध्य आवाश घाटी, जहां से ऑर्डिपिथेकस रैमिडस नामक नई प्रजाति की खोज हुई। दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल में चूना पत्थर के ब्रैक्सिया में भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेषों की खोज हुई है। तो मानव समाज की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने कुछ पहलुओं पर चर्चा की। यह पीटर पोगकी के पाठ मानव समाज की उत्पत्ति पर आधारित है, जो यूजीसीएफ एनईपी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर DSC2 पेपर सामाजिक संरचनाओं के कोर्स वर्क के लिए यह जो पाठ है ये अनुशंसित है।